नमस्कार। आज मैं कर्नल साहब के साथ हूं और कर्नल का नाम सुनते ही ना आपको लगता होगा कि एक ऐसा फौजी ड्रेस पहनने वाले साहब जिसको हम लोग दूर से प्रणाम करते हैं। सब प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। कर्नल साहब सिर्फ डिफेंस की वो एकेडमिक प्रोफेसर है जो हर स्कूल कॉलेज की तरह एक आपके बगल से जो आप फौज जाते हुए दिख रहा है, उनकी वो ट्रेनिंग, वो पढ़ाई, वो हर एक्टिविटी इन तक से होकर के गुजरती है। तो सर, सबसे पहले कि आपने कब ज्वाइन किया, कैसी आपकी जर्नी रही और कर्नल बनने का सपना कैसे आया? जी, पहले तो मैं बता दूं कि मैंने 1979 में कमीशन हुआ था आर्मी में। आर्मी एजुकेशन कोर में मेरा सिलेक्शन हुआ था और उसके बाद ट्रेनिंग हुई थी इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में, जहाँ की सारे ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है इंडियन आर्मी के। उसके बाद मेरी जगह जगह पोस्टिंग रही, जम्मू कश्मीर में, इसमें मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, पुणे में, असम में, जगह जगह हर 2-3 साल में ट्रांसफ़र होते रहता है। और फाइनली मेरी पोस्टिंग 20 साल कंप्लीट हुई सर्विस, JNK में पोस्टिंग थी। उसके बाद मैंने VRS ले लिया सन 2000 में। VRS लेकर के आप फिर से एजुकेशनल प्रोफेशन में आ गए, फिर से आप किताब लिखना, बच्चों को पढ़ाना और वो एक्टिविटी जो आपने पहले किया था। प्रोफेसर आर्मी ज्वाइन करने से पहले जो आप बच्चों को पढ़ा रहे थे, फिर से आप पढ़ाने लग गए। तो ये जो सिविलियन और फौज में जो डिफरेंस था, उसको आपने कैसे कवर किया? देखिए, मैं बताऊं, पहले सबसे बेसिकली आई एम अ टीचर। मैंने शुरू से ही आर्मी ज्वाइन करने के पहले भी मैं कॉलेज में पढ़ाता था। और आर्मी में बेसिकली हम लोग ऑफिसर्स ट्रेनिंग कराते हैं। जो NDA से बच्चे जाते हैं, NDA में UPSC एग्ज़ाम के पास करने के बाद उनकी ट्रेनिंग कराते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जो एकेडमिक ट्रेनिंग होती है वो कराते हैं। और हमारे AEC ट्रेनिंग कॉलेज है पचमढ़ी में, वहाँ भी एकेडमिक ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा जब आर्मी में हम लोग यूनिफॉर्म पहनते एक बार, तो हमें हर जगह जाना पड़ता है। पाकिस्तान बॉर्डर, चाइना बॉर्डर, हर जगह जाना है। जहाँ भी पोस्टिंग होगी वहाँ जाना है। सैनिक स्कूल कपूरथला में भी मैं वाइस प्रिंसिपल था वहाँ 3.5 साल के लिए। और आर्मी से रिटायरमेंट लेने के बाद मैंने सोचा कि जो अभी आर्मी में मैंने देश के लिए काम किया है, अभी रिटायरमेंट के बाद हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने फिर बुक्स राइटिंग में काम किया। थोड़ा सा हम यहाँ आर्मी की चर्चा करेंगे जी। अगर एक आदमी लेफ्टिनेंट कर्नल तक पहुंचना चाहता है, एक यंगस्टर, एक 18-19 साल का बच्चा अगर ये पॉडकास्ट देख रहा है और उसको लेफ्टिनेंट कर्नल तक पहुंचना है, तो किस किस सब्जेक्ट में, किस किस एंगल पे तैयारी करनी चाहिए कि वो वहां आपके जैसे भी एक टीचर और एकेडमिक बात कर सकता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। आजकल के युवा वर्ग में मैं उनको बताना चाहता हूं कि बहुत अच्छा प्रोफेशन है आर्म्ड फोर्सेस का, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। और इन सभी के लिए मेरी 12 बुक्स पब्लिश्ड हैं। उनमें से एक बुक का नाम है गेटवे टू ए चैलेंजिंग आर्म्ड फोर्सेस करियर। ये बुक में मैंने एक को-ऑथर है हमारे साथ, ग्रुप कैप्टन प्रभाकरन, उन्होंने मेरे साथ बुक लिखी है। और जो ग्रुप कैप्टन प्रभाकरन हैं, वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो होता है, जो आर्मी में लोगों का सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू होता है, उस बोर्ड के वो प्रेसिडेंट रहे हैं। तो उनके अंडर में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, बहुत सारे बच्चों को उन्हें सिलेक्ट नहीं भी किया। तो सारी बातें हम लोगों ने उस बुक में उनके साथ मिलकर के लिखी हैं, जिसमें कि लिखा है कि पहले बात तो किस किस तरह के एंट्री होती है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में। और मोटे तौर पर एक NDA एग्ज़ाम होता है जो 12वीं क्लास के बाद बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। वो एक एंट्री वो होती है जिसमें कि एग्ज़ाम पास करने के बाद 3 साल की ट्रेनिंग नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में करनी पड़ती है। और 1 साल की ट्रेनिंग वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जहाँ भी आप जाते हैं उसकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है। दूसरा है कुछ टेक्निकल जॉब्स हैं, टेक्निकल एंट्रीज़ हैं जिसे कहते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, उनकी अलग से एंट्री होती है आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में। इसी प्रकार इंजीनियर्स हैं, उनकी भी एंट्री होती है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में। उनकी ट्रेनिंग कम होती है, केवल 1 साल की ट्रेनिंग होती है। और एक होती है डायरेक्ट एंट्री। डायरेक्ट एंट्री का मतलब है कि ग्रेजुएशन जिसने किया है उसको एक CDS एग्ज़ाम होता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज बोलते हैं। वो एग्ज़ाम UPSC कंडक्ट करता है। उसके बाद SSB सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू होता है। और उसके बाद 1.5 साल की ट्रेनिंग करने के बाद ये लोग ऑफिसर बन जाते हैं। तो बहुत अच्छा मौका है क्लास 1 ऑफिसर बनने का और देश की सेवा करने का। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक IAS ऑफिसर बनने का रास्ता आपके पास है? जी, ये कैटेगरी वाइज बिल्कुल सेम है। जो क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर IAS ऑफिसर होते हैं। और एक और बात विशेष बताऊं आप लोगों को मैं, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑफिसर कमीशनड होते हैं, कमीशन ऑफिसर बोलते हैं, जिनको गेस्टेड ऑफिसर बोलते हैं,
उनका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो प्रेसिडेंट अपने हाथ से साइन करके देते हैं। जैसे मेरे टाइम में नीलम संजीव रेड्डी प्रेसिडेंट थे, तो मेरे को जो लेटर ऑफ कमीशन मिला है उसमें उनके सिग्नेचर इंक से साइन किया हुआ। मतलब हम लोगों को जो जॉब लेटर या ऑफर लेटर मिलता है वो एक ईमेल मिलता है या एक फोटोकॉपी मिलता है। जी। आपके पास वो लेटर मिलता है जिसमें प्रेसिडेंट इंक पेन से साइन किया हुआ है। इनसे पेन साइन करते हैं। जितने भी 300-350 कैंडिडेट्स पास आउट होते हैं सबके लिए प्रेसिडेंट को पेन से साइन किया हुआ लेटर मिलता है। ये अचीवमेंट है हमारे देश का, और इन्हीं अचीवमेंट को सर धीरे 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 ग्राउंड लेवल पे लेके जा रहे हैं कि लोगों को ये लगे कि इनकी किताबों में, इनके बुक में हर वो चीजें हैं जो आप आराम से समझ सकते हैं, पढ़ करके आगे बढ़ सकते हैं। सर ने एक और चीज अच्छी लगी है कि आप अभी तक हमारे देश के जितने भी टॉप लेजेंड्स हैं, बच्चों को यह शिक्षा देना कि वो नैतिक शिक्षा क्या है, कोई स्कूल कॉलेज नहीं दे रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? जी, अभी ये जो प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं लर्निंग फ्रॉम लेजेंड्स, इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग बड़े बड़े लीडर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, स्टेट्समैन हैं, इनके बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम, रतन टाटा, स्वामी विवेकानंद, अजीम प्रेम जी, डॉक्टर श्रीधरन, सुभाष चंद्र बोस, हर महीने में जिसका भी बर्थडे पड़ता है उस महीने में हम लोग सेशन करते हैं, और उस सेशन में 8 बच्चे लेते हैं डिफरेंट स्कूल्स कॉलेजेस के पूरे भारत से, और उन बच्चों को सब टॉपिक अलॉट करते हैं। मतलब कि इन नेताओं की क्या विशेषता थी, क्या गुण थे जिसके कारण इतने महान बनेगी, और वो सब टॉपिक इन बच्चों को अलॉट करते हैं। फिर उनको हम लोग गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं इस टॉपिक के ऊपर अपना टॉक तैयार करना। हर बच्चे को केवल 4 मिनट बोलना, ओनली 4 मिनट्स। 4 मिनट का वो बच्चे अपना टॉक तैयार करते हैं, इंग्लिश या हिंदी किसी में भी बोल सकते हैं, और वो सेशन होता है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हर एक बच्चे को सर्टिफिकेट देते हैं पार्टिसिपेशन का, और जो बच्चा सबसे अच्छा बोलता है उसको एक बुक भी गिफ्ट में देते हैं। तो ये इसलिए है कि इन बच्चों को आगे वो नैतिकता की क्वालिटी, जो अच्छे गुण हैं, नेता वाले गुण हैं, वो लीडरशिप क्वालिटीज़ अपने जीवन में लागू करें। एक और सेशन हम लोग चलाते हैं बिकमिंग बेटर। बिकमिंग बेटर में हम इसी तरह का सेशन होता है, 8 बच्चे उसमें भी लेते हैं, लेकिन वो टॉपिक लेते हैं जो स्कूल कॉलेजों में नहीं पढ़ाए जाते हैं। जैसे कि मोबाइल एडिक्शन, मोबाइल की लत कैसे हो जाती है और कैसे इसको दूर करना है। एक हमने सेशन कराया था जो ये वेब सीरीज़ आती हैं अमेज़ॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स वगैरह में, इनमें आप देखिए हर 3rd सेंटेंस में गाली गलौच है, ऑब्ससेनिटी, वायलेंस, टेरर। तो ये बच्चों के दिमाग में कचरा भर रही हैं। इससे कैसे बचना है, इससे सावधान रहना है, एक सेशन इस पे कराया था। एक हमने सेशन कराया था ऑनलाइन गैम्बलिंग के ऊपर। आप लोग देखते हैं टीवी में बहुत सेलिब्रिटीज़ ऐड देते हैं, कपिल शर्मा है और भी लोग हैं, कि जुआ खेलो और जुआ खेल के इतने पैसे कमा लोगे, 1 हफ्ते में आप फ्लैट खरीद लोगे, कार खरीद लोगे। ये बच्चों को भ्रमित करते हैं। तो ऑनलाइन गैम्बलिंग से बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, घर से पैसे चोरी करते हैं, और कुछ बच्चे सुसाइड भी करने लगते हैं। इसके हैज़र्ड्स के ऊपर बच्चों को एक सेशन कराया था। एक सेशन कराया था फास्ट फूड स्लो पॉइजन, जो आजकल के युवा वर्ग या बड़े सभी लोगों को फास्ट फूड खाने की आदत पड़ गई है, उससे कितना नुकसान हेल्थ को होता है, इसके ऊपर सेशन कराया था। तो इस तरह के सेशन हम लोग आमतौर पर बच्चों को कराते हैं जिसमें अच्छे इंसान बने और अच्छे गुण अपने जीवन में लागू करें। इसके बीच में एक सवाल निकल के आता है, जब हम लोग चर्चा कर रहे होते हैं और आपसे बातचीत करना होगा, जो वीडियो देख रहा है अगर वो आपसे जुड़ना चाहेगा तो वो कैसे जुड़ पाएगा, वो आपके सेशन को कैसे अटेंड कर पाएगा? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं अभी अपना फ़ोन नंबर बता देता हूँ, मोबाइल व्हाट्सएप नंबर है ये, इसको आप लोग नोट कर लें। और कोई भी विद्यार्थी या टीचर या प्रिंसिपल किसी स्कूल के अपने स्कूल के बच्चों को भेजना चाहते हैं इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, या अपने स्कूल या कॉलेज में सेशन करवाना चाहते हैं, तो ये सेशन भी हम लोग फ्री में करते हैं। तो प्लीज़ नंबर नोट कर लीजिए 7030200066। आई रिपीट 7030200066। दूसरा ये कि जो लोग आपसे जुड़ गया, जो लोग ये समझ के जुड़ रहे हैं कि कर्नल साहब स्कूल कॉलेज को ज्ञान दे रहे हैं, तो समाज को भी तो बदलना चाहिए ना। समाज में आज के डेट में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, इतनी जल्दी लोग हाइपर हो जाता है, इतनी जल्दी लोग एक दूसरे को मारने के लिए उतावला हो जाता है, जबकि फौज से वेल शिक्षा मिलती है कि सामने वाले ने अगर आपको ऑर्डर दे दिया मतलब ऑर्डर दे दिया। तो बड़े छोटे के बीच में जो डिफरेंस है समाज में खत्म हो रहा है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि समाज में आजकल हर तरफ लोगों का
जिम्मेदारी का भावना नहीं है, देश के प्रति प्रेम की भावना कम होती जा रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के प्रति भी प्रेम की भावना कम होती जा रही। लोग एक दूसरे से घर में बैठ के बात नहीं करते हैं। फेसबुक में हज़ारों फ्रेंड्स हैं, जो पड़ोसी है उसको हम जानते नहीं हैं। कोई लोग देखिए लिफ्ट में मिलते हैं, कॉमन एरिया में जा रहे हैं, नमस्ते दुआ सलाम कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे लोगों को इंसानियत से दूर करती जा रही हैं और अपने आप अकेला करती जा रही। तो हमारे प्रयास है कि जहाँ भी हो सके मोहल्ले पड़ोस में, स्कूल में, समाज में लोग एक दूसरे को मिलें, पहचानें, और पहचानेंगे तो एक दूसरे का दुख दर्द समझें, किसी के वक्त मौके पर काम आएँ। यही तो इंसानियत है। अगर इंसान एक दूसरे के काम नहीं आता है तो वो इंसान कैसा है? और हमें हर धर्म ग्रंथ यही सिखाता है कि हमें ऐसे काम करना चाहिए जिसमें हमारे मनुष्य जीवन लेने से दूसरे किसी को हम फ़ायदा पहुंचा सकें, मदद कर सकें। जो हमसे किसी भी मामले में कम है उसको हम मदद करके ऊपर उठाएं, उसको प्रोत्साहन दें, तो ये समाज अच्छा हो सकता है। किसी को परेशान ना करें, हमारे अंदर दया करुणा की भावना होनी चाहिए। तो ये सारी बातें, एक जिम्मेदार नागरिक जब अच्छे होंगे तो देश अच्छा होगा। सवाल दर सवाल आपसे रहेगा, लेकिन थोड़ा सा एक और पर्सनल सवाल कि जब कोई भी बड़ा आदमी अपने घर को छोड़ देता है, जहां से वो पैदा होकर के अपने माताजी पिताजी अपने रिश्तेदारों के बीच में रहा था, जब वो एक बड़ा सा ओहदे पर चला जाता है तो वो वहां का बैकबोन छोड़ देता है, ये क्यों होता है? देखिए, मैं तो ये सोचता हूँ कि जहाँ हमारा जन्म स्थान है या हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे जानने वाले हैं, उन सब के लिए चाहे कोई कितना भी बड़ा ओहदे पे आ जाए, लेकिन वो उसके लिए वही रिश्ता, वही दोस्त, वही पड़ोसी वही रहता है। वो उसकी पोस्ट उसको कोई बड़ा नहीं, बहुत ऊंचा नहीं पहुंचा देती। उसका व्यवहार उनके प्रति वैसे ही सम्मानजनक, वैसे ही प्रेमपूर्वक होना चाहिए। इसमें कोई भी, चाहे कोई छोटी पोस्ट पर रहा है रिश्तेदार, कोई रोज बड़ी पोस्ट पे हो गया है, तो उन दोनों के आपस में जो रिश्तेदारी का संबंध है वो मुख्य है, उनकी पोस्ट बीच में नहीं आनी चाहिए। सर, लिबरल आपसे ज़्यादा कोई नहीं हो सकता। आप मेरे लिए पानी लेके आ रहे हैं, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन समाज की जो भावनाएं हैं, वो छोटी सी गाड़ी के ब्रेक हॉर्न तेज हो जाने पे भी लड़ाई हो जाती है। तो समाज को किस रास्ते पे जा करके कितना समझने और सीखने की जरूरत है? किस तरीके की वीडियो, किस तरीके की ऑडियो आपको सुनना चाहिए, क्या सीखना चाहिए कि सिविल डिफेंस में जो लोग हैं, जो समाज के सुरक्षा में लगे हुए लोग हैं, उससे प्रभावित हम हो सकते हैं या नहीं हो सकते? देखिए, प्रभावित जरूर हो सकते हैं। जो समाज में जिम्मेदारी की लोगों की भावना होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, कोई भी नागरिक को सिविक सेंस बहुत जरूरी है। सिविक सेंस का मतलब ये मोटे तौर पे कि जो हम काम कर रहे हैं उससे हमारे पड़ोसी को या किसी अन्य व्यक्ति को प्रॉब्लम ना हो। जैसे लोग अपने घर में लाउड म्यूजिक बजा रहे हैं अपार्टमेंट्स में, बाजू वाले फ्लैट में कोई पढ़ रहा है, कोई बीमार है, उसको परेशानी हो सकती है। लोग बालकनी में ले कचरा नीचे फेंक देते हैं, वो नीचे वाले की बालकनी में चला जाए, चाहे कॉमन एरिया में चला जाए, ये भी ठीक नहीं है। लोग गाड़ी पार्क करते हैं, कहीं भी देखिए जो अनऑर्गेनाइज पार्किंग है वहाँ टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जिसमें दूसरे वाले गाड़ी को ब्लॉक हो जाए, निकलने में दिक्कत होगी। देखिए, हाँ, कुछ नियम जैसे ट्रैफिक सिग्नल हैं, अभी ट्रैफिक सिग्नल में आजकल स्ट्रीट लाइट सिग्नल लगा हुआ है, लेकिन कोई पुलिस वाला नहीं है वहाँ, तो लोग देखते हैं मौका, अगर कोई पुलिस वाला नहीं तो क्रॉस कर जाओ रेड लाइट को। लेकिन हमारे अंदर डिसिप्लिन की भावना होनी चाहिए कि जो भी नियम बना है। एक हमारे मित्र हैं, वो बीच में कनाडा गए थे, तो उन्होंने बताया कि वो कहीं रात को लौट रहे थे 11 बजे, तो उनके दो फ्रेंड साथ में आ रहे थे, तो रेड लाइट में गाड़ी रुक गई और पूरा खाली पड़ा था रोड, कोई भी एक सिंगल गाड़ी नहीं थी। तो उन्होंने कहा भाई आगे चलो, तो उन्होंने नहीं सर, हम लोगों का नियम है, ये हमारे मन में है कि जब कोई रेड लाइट है हमें आगे नहीं जाना है। तो हमें ये भावना होनी चाहिए कि जो भी नियम है, जहाँ पर भी है, कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, हमें उसको फॉलो करना है। जबकि सिविलियन को लगता है कि हमने रेड लाइट तोड़ दी, हम जंप करके आगे चले गए, हमने चिल्ला लिया, हमने लॉर्ड बोल लिया, तो सामने वाला हमसे प्रभावित हो गया या सामने वाला हमसे डर गया। इसको कैसे देखना चाहिए? देखिए, जब हम किसी से, कोई भी व्यक्ति, ये साइकोलॉजिकल बात है कि जोर से चिल्ला के बोलता है ना, तो कहते हैं उसकी बात में दम नहीं है, तभी वो चिल्लाना पड़ रहा है, उसको आवाज़ तेज करनी पड़ रही है। अगर हमारी बात में दम है, उसमें वैल्यू है, तो हम आसानी से अपने नर्म भाषा में भी वो बात बोलेंगे तो बात सुनी जाएगी। लेकिन आदमी अपना गुस्सा दिखाता है, अपनी आवाज़ तेज करता है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी बात में दम नहीं है, इसलिए वो जोर से बोल करके, गुस्से में बोल करके दूसरे आदमी को दबाना चाहता है। तो ये कुछ एक प्रकार की इन्फीरियरिटी की निशानी है, इससे कोई बहुत अच्छी बात नहीं। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि लोगों में आजकल पेशेंस बहुत कम है, धैर्य बहुत कम है। जरा हॉर्न बजाया, उसने साइड नहीं किया, गुस्सा आ गया, किसी भी काम किया गुस्सा आ गया।
तो इसलिए हमें सबसे बड़ी बात है कि हमें नैतिकता की ओर, जैसे मेडिटेशन है, कोई अच्छी बातें सुने, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छे लोगों से बात करें, सत्संग करें, तो क्या हमारा मन शांत होगा। आजकल जो भी सोशल मीडिया में लोग देखते हैं, टीवी में देखते हैं, बहुत सारे जो चीज़ें हमारे कंटेंट दिमाग में जा रहा है, वो दिमाग में उथल पुथल पैदा कर रहा है, गुस्सा पैदा कर रहा है, बेचैनी पैदा कर रहा है। तो हमें अपने दिमाग में देखना है कि ऐसी चीज़ें, अच्छी चीज़ें डालें जिससे कि हमारा दिमाग एक किस्म से पोल्यूटेड ना हो, तो हम शांत रहेंगे और अपना व्यवहार अच्छा रहेगा। सर, आपको कभी ऐसा लगा कि आपके जब यंगस्टर थे, जब आप फौज में थे, जब आप डिफेंस में नौकरी कर रहे थे, उस दरमियान जब आप घर आ रहे होते थे तो आपके बाकी सहयोगी, बाकी दोस्त, बाकी जो रिश्तेदार है, वो नौकरी नहीं कर रहा होगा, या वो कर रहा होगा तो वो आपसे जलन महसूस कर रहा था, या वो एंजॉय कर रहा था कि नहीं, मेरा एक जो भाई है वो एक बड़े लेवल पे पहुंच गया, बड़े ओहदे पे पहुंच गया है। देखिए, मैं आपको बताऊँ, एक बहुत किस्सा ऐसे याद आया मुझे। जब मेरा आर्मी में सिलेक्शन के 2 साल हुए थे सर्विस करते हुए, तब मैं जब घर गया तो किसी ने पूछा मेरे से कि आपका इसमें कितने पैसे लगे थे आर्मी ज्वाइन करने में। मैं कहा, पैसे किस बात के लगेंगे? तो बोले, नहीं, वो तो देना पड़ता है ना वहाँ कुछ। मैं कहा, नहीं, मैं तो कुछ भी, मुझे तो पता भी नहीं था कि देना पड़ता है। मैंने, किसको देना पड़ता है पैसा? तो लोगों का मतलब ये था कि रिश्वत होती है, कोई ब्राइब होती है जो आपको नौकरी लगने के लिए देने पड़ती है। तो मुझे लगा कि ऐसे लोग धारणा रखते हैं। दूसरा, जहाँ तक सवाल है, जो हमारे साथ के लोग थे, जो मित्र थे, रिश्तेदार थे, उन सबके लिए मैंने कभी भी ये नहीं शो किया कि भाई मैं किस पोस्ट पर हूँ, क्योंकि पोस्ट तो बाद में होती है। रिश्ता हमारा उनसे पहले, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हैं, चाहे वो पड़ोसी हैं, चाहे संबंधी हैं, उनसे वही प्रेम भाव का रिश्ता होना चाहिए। और आर्मी से एक बार बताऊँ आपको, मैं रिटायरमेंट लेने के बाद बहुत सारे लोग जो आर्मी के होते हैं वो कहते हैं हम सिविल में फिट नहीं हो पाते, क्योंकि हमें एक आर्मी एनवायरनमेंट में रहने की आदत पड़ गई है, वैसे लोगों से बात करने की, वैसे सैल्यूट लेने की आदत पड़ गई है, सैल्यूट करते लोग। तो मैंने सोचा कि जब एक बार हमने यूनिफॉर्म उतार दी, जब सिविल में आ गए, तो हम सिविलियन हैं, और सिविलियन के साथ मिलजुल कर रहेंगे, जितने अच्छे से बात करेंगे, दूसरों को सम्मान देंगे, लोग भी सम्मान देंगे, दूसरों को नमस्ते करें, लोग भी नमस्ते करेंगे। इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर, यहाँ एक छोटा सा और मजाक मैं आपसे करना चाहूँगा कि मोस्टली हर जगह ये होता है कि पति अपनी पत्नी से डर के रहता है। आज के मौसम में आप भी डरते क्या? पत्नी का तो हर घर की शी इज़ द क्वीन, तो पत्नी की तो बात माननी ही पड़ती है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई सिविल या आर्मी कोई बात नहीं है, घर की कहते हैं ना महारानी होती हैं। अच्छा, पहला कॉल आपने किसको किया था आर्मी ज्वाइन करने पे? ज्वाइन करते ऐसा हुआ एक्चुअली, जब उस टाइम कॉल का कुछ सिस्टम, टेलीफोन था ही नहीं हमारे घर में। एक्चुअली उस टाइम में ऐसा मोबाइल थे ही नहीं, हमारे घर में टेलीफोन भी नहीं था। तो कॉल तो ऐसा था, खबर देने के लिए अपने, जो सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता को श्रेय देता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा दिल किया, बहुत बड़ा कलेजा रखा, जो मुझे आर्मी में भेज दिया, जानते हुए कि हमारे घर से कोई भी दूर दूर तक रिश्तेदार आर्मी में नहीं था। और जैसा कि लोग जानते हैं कि आर्मी की नौकरी, डिफेंस की नौकरी खतरे से भरपूर होती है, लेकिन उन लोगों ने हमेशा विश्वास किया ईश्वर में, और मैं भी आज तक ईश्वर में हमेशा विश्वास करता हूँ। उन्हीं ने रक्षा की मेरी, आज तक इतना जीवन बीत गया, बहुत अच्छे से बीत रहा है, ईश्वर की कृपा। सोसाइटी वालों को जब आपके इस RW में लोगों को लगता होगा कि लेफ्टिनेंट साहब हैं, या नहीं ठीक है साहब तो हैं, ऐसा कुछ फील आता है? देखिए, सोसाइटी में, RW में, जहाँ भी सोसाइटी में रहता हूँ, हमेशा सब लोगों से प्रेम भाव संबंध रखता हूँ, खुद ही बात करता हूँ, खुद ही नमस्ते कर लेता हूँ। तो बहुत लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सामने मिलते हैं, हेलो करके बात हो जाती है, परिचय हो जाता है। और जहाँ भी मुझे मौका मिलता है कोई सुझाव देने का, कोई RW को हेल्प करने का किसी काम में, मैं तो जरूर करता हूँ। तो इससे पहचान बनती है। मतलब लिबरल होने के लिए आपको अपने तरफ से एफर्ट करना पड़ेगा। जी, हमेशा कहते हैं बी द फर्स्ट वन टू से हेलो। मैं सोचता हूँ आजकल के समाज में अगर कोई दूसरा बात नहीं करेगा, हम भी बात नहीं करेंगे, तो ये तो अच्छी बात नहीं, कोई बात ही नहीं करेगा। इसलिए बिना किसी का इंतज़ार किए, मैं ये मानता हूँ, मैं सुबह पार्क में वॉक करने जाता हूँ, सुबह 5:30 से 6:30, जो भी लोग मिलते हैं मैं सभी को नमस्ते करता हूँ। सर, जब आप बुक लिख रहे होते हैं तो आप ये सोचते हैं कि मेरा परिवार का जो बाकी लोग हैं वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करे, या एकदम वहाँ भी चिल हैं, लिख रहे हैं, बच्चा उधर खेल रहा है, उधर मैडम काम कर रही है, उधर वो टीवी चल रहा है, और हम अपनी किताबों की जो कॉन्सेप्ट है उस पर लगे हुए हैं? नहीं, इसके लिए क्या है, एकांत में बैठ लिखना पड़ती है। तो मैं रूम है अलग से, उसमें बैठ के मैं लिखता हूँ, क्योंकि जब लिखने के लिए क्या, तो चिंतन करना पड़ता है, शांत मन से विचार करना पड़ता है, क्योंकि लिखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। बोलने को तो हम कुछ भी बोल दें, कभी डिलीट भी हो जाए, इरेज भी हो जाए, एडिट भी हो जाए, लेकिन एक बार जो लिख दिया, वो लिखी हुई चीज़ एडिट नहीं, चेंज नहीं हो सकती। तो लिखना ना सिर्फ लिखना है, उसको बुक के रूप में लिखना है तो उसको कम से कम 8-10 बार रिवाइज करना पड़ता,
पढ़ना पड़ता है, उसको बार बार चेक करना पड़ता है। कई बार जो हम लिख रहे हैं उसका वो मतलब नहीं निकल रहा है जो हम निकालना चाह रहे हैं, तो कई बार वर्ड चेंज भी करने पड़ते हैं। आजकल टाइपिंग की फैसिलिटी है तो एडिट हो जाता है, तो उसको 8-10 बार चेंज करने के, रिवाइज करने के बाद ही फाइनल होता है। आपने दर्जनों किताबें लिख डाली। जी, 12 दर्जनों किताबें आपने लिख डाली। जी। सबसे फेवरेट किताब जो आपने लिखी है, जिसको आज भी आप एक बार पलट के पढ़ते हैं आराम से, वो कौन सी किताबें हैं? इसमें सबसे फेवरेट बुक है फीलिंग ग्रेट नो मैटर व्हाट। इसमें इसका हिंदी वर्जन है, ये जो अभी आपने मुझे अभी आपको गिफ्ट किया है मैंने, जियो दिल से। हाँ। तो ये किताब है एनेक्डोट्स की, छोटे छोटे दृष्टांत, छोटी छोटी कहानियाँ टाइप की है इसमें कह लो। इसमें वो बातें बताई गई हैं जो जीवन में हमारे को अलग डिफ़िकल्ट सिचुएशंस फेस करने में मदद करेंगी, हमें अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा हमारा, और सबसे बड़ी बात ईश्वर को भी विश्वास बढ़ेगा हमारा। तो इसमें उस टाइप छोटी छोटी कहानियाँ दी हुई हैं जिसको सुन करके हमें लगेगा कि हम जीवन की हर परिस्थिति को अच्छे से सामना कर सकते हैं। बच्चा, वो बच्चा जो दिल्ली के आसपास में है, पढ़ाई कर रहा है और वो चाहता है कि मैं एक बड़ा अधिकारी बनूं, वो सपना पूरा करने के लिए उसको कितने टाइम परिवार के साथ रहना चाहिए, कितना टाइम मोबाइल को देना चाहिए और कितने टाइम किताब को देना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है, कोई भी बच्चे को हम लोग ये कहते हैं, हमेशा मेरा बहुत से बच्चों से इंटरेक्शन होता रहता है कि पहले तो हम जानना चाहते हैं वो कौन से करियर में जाना चाहता है। उसका जो भी सपना हो, चाहे उसको MBA करना है, डिफेंस में जाना है, पुलिस में जाना है, डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, जो भी है, तो पहले उससे सोच विचार करके अपने पेरेंट के साथ, टीचर्स के साथ या कैरियर काउंसलर के साथ जान लें क्या उसको करना है, कौन से फील्ड में जाना है। ये करीब 12वीं क्लास के आसपास उसको निश्चय कर लेना चाहिए। और जब ये निश्चय कर लिया एक बार, तो उस लाइन में उसकी तैयारी करने के लिए उस क्षेत्र की जो परीक्षा होगी, एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसमें उस फील्ड के जो लोग हैं उनसे बात करके गाइडेंस लेना चाहिए। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर सलाह ले, इंजीनियर बनना चाहता है, MBA करना चाहता है तो जिन्होंने MBA किया उनसे सलाह लें। कभी उनसे मत लें जिन्होंने वो काम किया ही नहीं कभी। जैसे कि पायलट बनना है किसी को, तो पायलट जो बने उन पायलट से पूछना है कि भाई कैसे तैयारी करने, कौन सा एग्ज़ाम होगा, कहाँ ट्रेनिंग होगी, वगैरह वगैरह। और एक बार निश्चय कर लिया, पूरी सही गाइडेंस तैयारी की, 100% प्रिपरेशन में टाइम देना है। उसमें 99% नहीं हो सकता है, 100% मतलब 100%, जितना भी मैक्सिमम टाइम लगाना पड़े। और जहाँ तक सोशल मीडिया, इंटरनेट, गपशप, जो TV, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 1-8 घंटा लगा दिया बहुत है, बाकी अपने टाइम पढ़ाई में लगाएं। आपने मुझे अभी डिबेट के भी दरमियान आपने कहा कि हर बच्चा को 3 घंटा लिखना चाहिए पेन और पेंसिल से, या पेन और कॉपी के बीच में 3 घंटा उसे गुजारना चाहिए। ये क्यों? आप आज के डेट में कंप्यूटर से एग्जाम होता है, आज के डेट में स्कूल का एग्जाम अगर हम छोड़ देते हैं, वो भी कंपटीशन का एग्जाम होता है, सब कंप्यूटर से होता है, तो इतने हाईटेक टेक्नोलॉजी में भी बच्चों को लिखना क्यों चाहिए? देखिए, आजकल क्या हो गया, हर चीज़ लैपटॉप में, मोबाइल में, आईपैड में, सब चीज़ बटन दबा के लोग कर रहे हैं काम। लेकिन जब आप देखो स्कूल एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम है, 10th-12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉलेज के, और UPSC एग्ज़ाम, सब में रिटन पेपर होता है। UPSC में 3 घंटे का पेपर लिखना होता है। और इस लिखने के लिए बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस करने की आदत होनी चाहिए, और वो प्रैक्टिस एक दिन में नहीं हो सकती, उसके लिए लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, महीनों सालों। तभी हम बच्चों से बोलते हैं कि हर कम से कम संडे को एक दिन प्रैक्टिस करो लिखने की। जैसे मॉक टेस्ट करते हैं लोग, तो मॉक टेस्ट क्या है, बिल्कुल आइडियल कंडीशंस में टेस्ट देना है। इसी प्रकार अगर आपको 3 घंटे एग्जाम में लिखना है तो बिना हाथ थके हुए, बिना राइटिंग खराब हुए लिखने की आदत होनी चाहिए। तो वो तभी होगी, शुरू में आपका हाथ 1 घंटे में थक जाएगा हो सकता है, फिर आप बढ़ाएंगे, 1.5 घंटे करेंगे, 2 घंटे करेंगे, और लगातार प्रैक्टिस करने के बाद आप 3 घंटे लिख पाएंगे, जो क्लियर हैंड राइटिंग होगी, तभी आप उस परीक्षा में पास हो पाएंगे। प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा बहुत करता है, और बहुत सारे टीचर हैं जो परीक्षा के से एग्जाम से पहले प्री एग्जाम, प्री टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, उसके नाम पे बहुत लोगों को प्रभावित किया जाता है। बहुत लोग इसको अपना प्रोफेशन बना लिया पैसे कमाने का। इससे कैसे निपटें? क्योंकि बच्चा एक ही है, उसको 4 जगह मॉक टेस्ट में अगर वो फेल कर जाता है तो वो मेन एग्जाम में फेल करने के डर से एग्जाम नहीं देता है, सुसाइड कर लेता है, कूद जाता है। गेमिंग के चक्कर में आकर के बच्चा छत से कूद जाता है। इकट्ठा जो बच्चा है वो परिवार से दूर होने लगा है। परिवार के बीच में बच्चा या उसका बड़ा अगर है, सामने है, तो वो सामने नहीं बैठना चाहता है। इस हेजिटेशन को कैसे दूर करें? ये कैसे प्रभावित करता है समाज को?
देखिए, सबसे पहले तो परीक्षा पे चर्चा की बात आपने की, मैं खुद भी कई बार प्रोग्राम देखे प्रधानमंत्री जी के, वो बहुत ही सटीक जवाब देते हैं, बहुत ही अच्छे उत्तर देते हैं। हालांकि वो भाई प्रोफेशन टीचर नहीं है, लेकिन उनके जवाब कई बार टीचर से भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। समझदारी की बात है उनकी। और जहाँ तक सवाल बच्चों के नर्वस होने का है, डिप्रेशन में है, वो सुसाइड में जाने करने की कोशिश के विचार होते हैं, इसमें पेरेंट्स के प्रेशर का बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे पेरेंट बच्चों को प्रेशर डालते हैं कि आपको इतने % लाना है, उससे अच्छा करना है, आपको 98 लाना है, आपको 100 लाना है। उनको पेरेंट्स को हमेशा होना चाहिए कि बच्चे को ये बोलो, डू योर बेस्ट। जो आप कर रहे हो, पिछली बार आपको 70% मिले, इस बार 75 लाने की कोशिश करो, अगली परीक्षा में 80 लाने की कोशिश करो। अपने आप से कॉम्पीट करना है, दूसरे बच्चे से, पड़ोसी से, किसी और बच्चे से। हर बच्चा अलग है, तो पेरेंट्स का प्रेशर अगर नहीं होगा तब बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं। और पेरेंट्स को एक बात बहुत ध्यान रखने की बात है, अगर वो जो भी सुन रहे हैं, मैं सोचता हूँ पेरेंट्स को ये फ्रीडम देनी चाहिए बच्चों को। जिस फील्ड में उसकी रुचि है उस फील्ड में ही बच्चा जाए, और उसमें जाएगा तो बहुत अच्छा करेगा। हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता। और यही वर्ल्ड के अच्छे प्रोफेशन नहीं है, बहुत सारे अच्छे प्रोफेशंस हैं जहाँ बहुत सारे, आजकल तो इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं। तो बच्चे को वाइजली चूज़ करने दीजिए, उसकी रुचि का जो विषय है उसमें उसको पढ़ने दीजिए, पूरा सपोर्ट करने दीजिए। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत कि आप मेरे साथ पॉडकास्ट में आए, और फिर ऐसे ही किसी और लोगों से हम आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। और न्यूज़ चैट को आप फॉलो कर लीजिए, तो आपको बहुत कुछ यहाँ मिलेगा। समाज का वो तबका आपको मिलेगा जो फौज में है, वो मिलेगा जो डॉक्टर है, वो मिलेगा जो रोड पे आपके साथ छोले कुलचे बगल में खड़े होते हैं। न्यूज़ चैट का ये कोशिश है कि वो चीज़ हम लोगों तक लेके आएँ जो आप सोशल मीडिया में चैट कर सकते हैं। चैट के दरमियान आप एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप बहुत से बहुत शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।